Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Tahir, teacher UPS Khwaja Malla Zone Chamkot, district Kupwara. Students, we were studying about the nutrition in plants. We have already studied autotrophic nutrition in plants. Now we see there are other modes of nutrition in plants. So we will study about that. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food. How do they survive? And from where do they derive nutrition? बच्चों, हम देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते और वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते. सो हम ये देखते हैं फ्रॉम वेयर डू दे गेट देयर फूड. तो फिर वो अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करेंगे? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. इंसानों और जानवरों की तरह वो भी दूसरे पौधों पर अपनी ग़िज़ा के लिए डिपेंड करते हैं. दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है. लुक एट फिगर 1.4. ये 1.4 फिगर है. कहता है कि इस यहाँ पे आप देख सकते हैं. Do you see yellow tubular structure twinning around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascata arborvitae. It does not contain chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. ये जो कैस्कटा है एक होस्ट प्लांट है. ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करता. ये अपने ग़िज़ा अपने पैरासाइट से हासिल करता है. This is a plant. It does not contain chlorophyll. इसमें क्लोरोफिल नहीं होते. It takes ready-made food. ये तैयार करदा ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है जिस पौधे पर ये क्लाइंब किया होता है. The plant on which they climb is called a host. जिस पौधे पर ये क्लाइंब करता है, जिस पौधे पर ये चढ़ा हुआ होता है, उसको होस्ट कहते हैं. Since it deprives the host of valuable nutrients, it is called a parasite. चूंकि ये अपनी ग़िज़ा जो है वो उस होस्ट से लेता है, तो इसलिए इसको हम पैरासाइट कहते हैं. Are we and other animals like also parasite on the plants? You should think. Have you seen or heard of plants that can eat animals? बच्चों, यहाँ पे हम एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो आप गौर से सुनिए. Have you seen or heard of plants that can eat animals? क्या आपने कभी उस पौधे के बारे में सुना है जो जानवरों को भी खाता है? There are a few plants that can trap insects and digest them. कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको हजम कर लेते हैं, खाते हैं. Is it not amazing? क्या ये अजीब बात नहीं है? Such plants may be green or some other color. Look at the plant in figure 1.5. ये 1.5 फिगर बता रहा है कि इस पौधे को आप देखो कि ये किस किस्म का पौधा है. Such plants may be green or other color. The pitcher-like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open or close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. बच्चों, इन पौधों को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट.
पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर हमने देखा, ये स्ट्रक्चर होता है उसका, ये प्लांट है और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है इसका थैली के जैसा। इसके ऊपर ये एक इसकी लिड होती है, ढक्कन होता है और इसके अंदर सेक्रेटरी जूसेस होते हैं। इसके अंदर वाले साइड में हेयर्स होते हैं, इसमें बाल होते हैं अंदर की तरफ मुड़े हुए। जैसे ही ये लिड जो होती है यहाँ से खुलती है तो इसके अंदर से एक स्मेल निकलती है जो इसके आसपास के कीड़ों को अट्रैक्ट करती है और वो कीड़े ऐसे ही इसके अंदर आते हैं तो ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है और वो उसको अंदर जज़ब कर लेते हैं। उस ये जो पिचर प्लांट है ये इसको अपनी ग़िज़ा बना लेता है उन कीड़ों को। उसके बाद उनके छिलके जो होते हैं वो यहाँ से बाहर फेंक देता है। इस तरीके से इनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। It is possible that some plants do not get all required nutrients from the soil in which they grow. अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट है जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज करते हैं उसका नाम है सेप्रोट्रॉफ। उस कैटेगरी को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ। Take a piece of bread and moisten it in water. Leave it in a moist, warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on it. These patches may be white, green, brown, or any of other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. कहता है कि हम एक ब्रेड के पीस को ले लो, उसको आप पानी में भिगोएं, उसके बाद 2-3 दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ टाइम के बाद वो 2-3 दिन के बाद आप उस पर देखेंगे ब्राउन, वाइट, ग्रीन कलर के पैचेस होंगे जिसको आप माइक्रोस्कोप में एक बड़े-बड़े धागों की शक्ल में देख सकते हैं। Write down your observation in your notebook. Most probably you will see cotton-like thread spread on the piece of the bread. These organisms are called fungi. इनको हम फंजे कहते हैं। They have a different mode of nutrition. इनकी mode of nutrition जो होती है वो अलग होती है। They secrete digestive juices on the dead and decaying matters and convert it into a solution. Then they absorb the nutrients from it. This mode of nutrition, which organisms take in nutrients in solution from the dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition. इस किस्म की न्यूट्रिशन जो एक जानदार चीज डेड एंड डीकेइंग मैटर से हासिल करे उसको कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेड एंड डीकेइंग मींस पुराने मरे हुई चीज़ों से जो ग़िज़ा वो हासिल करते हैं उस ग़िज़ा को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Plants which use saprotrophic nutrition of mode of nutrition are called saprotrophs और इनको saprotrophs कहते हैं। Fungi also grow on pickles, leather, clothes, and other articles that are left in hot and humid weather for long time. Some organisms live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relationship. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक साथ रहती हैं, वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करती हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजे लिव ऑन रूट्स ऑफ ट्रीज। जैसे कि कुछ फंजे होते हैं वो दरख्तों की जड़ों पे रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंजे एंड इन टर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। कुछ जानदार चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं, जैसे फंजे लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्री। फंजे जो है वो ट्री के रूट में रहता है, उसके बदले में वो ट्री को क्या देता है? द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंजस। जो दरख्त होता है वो उसको न्यूट्रिएंट्स देता है एंड इन टर्न उसके बदले में receives help from it to take up water and nutrients from the soil. उसके बदले में वो पौधे को ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स निकाल के देता है ताकि पौधा ग्रो हो सके। ये आपस में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कायम करते हैं। In organisms like lichens, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together. The fungus
provide shelter, water and mineral to the algae, and in turn the algae provides food which it prepares by photosynthesis. तो इस तरीके से एक और ऑर्गेनिज्म है lichens, a chlorophyll containing partner which is algae and a fungus live together. algae और fungus आपस में दोनों इकट्ठे रहते हैं. द फंजस प्रोवाइड शेल्टर, फंजस जो होता है वो उसको शेल्टर, उसको रहने की जगह देता है. वाटर एंड मिनरल, खाने की चीज़ें, टू द अलगी, एंड इन टर्न द अलगा प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय द फोटोसिंथेसिस. उसके बदले में अलगी जो होती है उसको अपनी फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर की गई ग़िज़ा देता है. तो बच्चों, हमने देखा कि पौधों में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होती है, जैसे कि हमने इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पढ़ा और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ा. इसके अलावा हमने देखा देयर आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स आल्सो. सो इसके साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है. इस लेसन की एक्सरसाइज जो है वो आपको PDF फॉर्म में इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी. इस वीडियो को उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे. शुक्रिया.